देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल 2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। आगरा के कोतवाली थाना इलाके में जूते की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तीसरी मंजिल में लगी आग ने देखते ही देखते पास के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में लेदर के अलावा केमिकल भी रखा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में सेना की मदद भी ली गई। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जिस इमारत में आग लगी थी उसकी दूसरी मंजिल पर बैंक है, लेकिन आग से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली को बीती रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेटली को रूटीन चेकअप के लिए साकेत स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्र में मोदी सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। मोदी ने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी सरकार ने विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने के लिए एसआईटी का फैसला किया था। मोदी सरकार ने अफसरों को फैसले लेने की आजादी दी और सभी मंत्री समूहों यानी कि जीओएम को खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने एक अहम फैसले में कश्मीर के अलगाववादियों से पाकिस्तान की बातचीत के बाद विदेश सचिव स्तर की बैठक भी रद्द कर दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को खत्म कर नई संस्था बनाने का ऐलान किया। एनडीए सरकार ने पीएम जनधन योजना की भी शुरुआत की, जिसके तहत अब तक करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुल चुके हैं। महंगाई पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए। आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में कर दिया। फिर मोदी सरकार के पहले आम बजट में एक नौकरी पेशा वर्ग को राहत प्रदान की गई और टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई। पीपीएफ में भी निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई। साथ ही देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की भी घोषणा की गई। वहीं रेल बजट में हाई स्पीड ट्रेनें चलाने का फैसला भी किया गया। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया। बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने का ऐलान किया गया। मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वो सांसदों पर चल रहे आपराधिक केसों की पड़ताल 1 साल के अंदर निपटाएं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत अब गंभीर अपराधों के मामले में 16 साल से बड़े किशोरों को भी वयस्क की तरह सजा दी जा सकेगी। जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल पास होते ही पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का भी ऐलान किया, जिसके तहत हर गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी ऐलान किया गया। इराक में फंसी 46 लड़कों को भारत लाने में कामयाबी मिली। लीबिया में फंसे सैकड़ों भारतीयों को भी सुरक्षित वापस लाया गया। देश की आर्थिक विकास दर 2.5 साल बाद करीब 6% तक पहुंची है। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आतंकवाद पर सख्त नीति बनाने की बात कही और भारत को ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया। हालांकि उपराज्यपालों के इस्तीफे और बर्खास्तगी समेत कई मामलों में मोदी सरकार की किरकिरी भी हुई। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ अफवाह की खबर पर पीएमओ को सफाई देनी पड़ी। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर जासूसी के उपकरण को लेकर भी विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर भी सरकार की काफी शीशालेदर हुई। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर चुटकी ली। सोनिया ने सवाल किया कि क्या महंगाई कम हुई। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार के 100 दिन में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं और पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। जापान दौरे के चौथे दिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने टोक्यो के सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी से की। पीएम ने यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात की। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मोदी से कई मसलों पर सवाल भी किए। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो अबे के बीच शिखर वार्ता हुई, जिसमें तमाम समझौतों पर दस्तखत से की। पीएम ने यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात की। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मोदी से कई मसलों पर सवाल भी किए। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो अबे के बीच शिखर वार्ता हुई, जिसमें तमाम समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत और जापान के बीच में स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, सड़क निर्माण को लेकर कई अहम मसलों पर करार हुआ। भारत में जापान की मदद से बुलेट ट्रेन चलेगी। जापान इस प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद देगा। अगले 5 साल में जापान भारत में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा। ये निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। अहमदाबाद में मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी है और जापान इसके लिए वित्तीय और तकनीकी मदद देगा।
असैन्य परमाणु समझौता हालांकि नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर बातचीत में तेजी लाने पर सहमति जरूर बनी। शिखर वार्ता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति में जापान सबसे ऊपर है। वहीं जापानी पीएम शिंजो आबे ने मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। इससे पहले शिंजो आबे ने खास चाय पार्टी दी। परंपरा के मुताबिक मोदी जमीन पर बैठे और चाय पी। वहीं कारोबारियों के समारोह में मोदी ने कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए उसका असर अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पीएमओ में जापान प्लस नाम से एक टीम बनाई जाएगी जो जापान से जुड़े मुद्दों को देखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में चीन पर हुए हमले पर कहा कि आज विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की जरूरत है। वहीं चीन ने मोदी की इस टिप्पणी पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी की टिप्पणी किस बारे में थी ये अभी साफ नहीं। वहीं चीन के खिलाफ भारत, जापान और अमेरिका का गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है। सिविल न्यूक्लियर मसले पर ठोस नतीजा नहीं निकलने के बावजूद भारत और जापान ने अमेरिका के साथ बातचीत को विदेश मंत्री स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने भी भारत दौरे के दौरान अमेरिका, जापान, भारत के बीच त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग स्थापित करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास नाम भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो सदाशिवम गवर्नर बनने वाले पहले चीफ जस्टिस होंगे। टीचर्स डे पर पीएम का भाषण लाइव दिखाए जाने संबंधी सर्कुलर पर बवाल मचता हुआ देख केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने सफाई दी है। स्मृति ईरानी ने साफ किया कि सर्कुलर को लेकर कोई बाध्यता नहीं। जो स्कूल भाषण लाइव दिखाना चाहे वो दिखाएं, जो ना दिखाना चाहे वो ना दिखाएं। छात्रों को स्कूल में देर तक रोककर पीएम का भाषण लाइव सुनाए जाने से महाराष्ट्र सरकार ने इनकार कर दिया है। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में सभी स्कूलों से टीचर्स डे पर पीएम का भाषण लाइव दिखाए जाने की बात कही गई है। शाम 3 बजे होना है पीएम का भाषण। इसके अलावा सर्कुलर में टीचर्स डे को गुरु उत्सव के रूप में मनाने की बात पर भी विवाद पैदा हो गया है। सरकार के 2 सहयोगी पीएमके और एमडीएमके ने भी सर्कुलर का विरोध किया। संस्कृत को थोपने का प्रयास बताया। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र संघ चुनाव के नामांकन पत्र में इस बार महिला पुरुष के साथ ही साथ ट्रांसजेंडर यानी अन्य का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए 12 सितंबर को मतदान होना है। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी और संघ ने आज केरल बंद बुलाया है। सोमवार को कथिरूर में संघ कार्यकर्ता मनोज की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि इस इलाके में सीपीएम और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा होती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से शांति थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह केरल दौरे पर हैं। कल तिरुवनंतपुरम में पहुंचकर उन्होंने पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाकर पूजा की। शाह बीजेपी के दफ्तर में गए और नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आज सोनिया गांधी का दूसरा दिन है। पहले दिन हरचंदपुर इलाके में सोनिया ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 19 करोड़ की लागत से बनी 4 सड़कों का लोकार्पण किया। सोनिया गांधी ने गांव के लोगों से जाकर बात की, उन्हें झोपड़ियों में उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। राष्ट्रपति आज श्रीधर एलिवेटर का भी उद्घाटन करेंगे। इसकी मदद से भक्तों को चढ़ाई के वक्त आखिरी दौर की 127 सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। ये सुविधा पहले सिर्फ बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए थी, लेकिन कल से ये सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध रहेगी। माता के दर्शन के बाद राष्ट्रपति बैटरी कार के जरिए बने हेलीपैड पर जाएंगे और वहां से दिल्ली वापस लौट आएंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। सफल छात्रों को मेडल देने के साथ ही राष्ट्रपति ने देश में उच्च शिक्षा को कड़ी चुनौती बताया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से योगी आदित्यनाथ की शिकायत की। उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। योगी आदित्यनाथ ने दंगों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बताकर बवाल खड़ा कर दिया था। गोरखपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने धरना दिया। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली संकट को लेकर बीजेपी के लगभग 50 सांसदों ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इससे पहले बिजली कटौती के खिलाफ 30 से ज्यादा बीजेपी सांसदों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अब देश भर में Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच आज ढाका में सचिव स्तर की बातचीत होगी।
दोनों देशों के गृह सचिव के बीच में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और तस्करी जैसे अहम मसलों पर चर्चा होगी। विवादास्पद बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारत सरकार ने 1 साल का वीजा दे दिया है। तस्लीमा नसरीन को अगस्त 2015 तक भारत में रहने की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि तस्लीमा को कथित इस्लाम विरोधी विचार के लिए चरमपंथी संगठनों की धमकी के बाद 1994 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। तस्लीमा अब स्वीडन की नागरिक हैं और उन्हें साल 2004 से लगातार भारत से वीजा मिल रहा है। बढ़ते हिंसा और इस्तीफे के दबाव के बीच आज पाकिस्तानी संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया है। विवाद को लेकर सेना ने अब दखल बढ़ा दिया है। खबर है कि सोमवार दोपहर नवाज शरीफ और सेना प्रमुख रहल शरीफ के बीच में हुई मुलाकात में नवाज शरीफ को पद छोड़ने के लिए कहा गया। हालांकि नवाज शरीफ ने साफ कहा कि वो न तो इस्तीफा देंगे और न ही छुट्टी पर जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश की है। सोमवार को इस्लामाबाद का बेहद सुरक्षित रेड जोन एरिया उस वक्त सुलग उठा जब इमरान और कादरी ने समर्थकों को पीएम निवास कूच करने का आदेश दिया। इस्लामाबाद में बवाल जारी है। प्रदर्शनकारी सचिवालय में घुस गए और सरकारी टीवी चैनल पीटीवी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पीटीवी का प्रसारण रोक दिया। सेना ने प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला, जिसके बाद प्रसारण शुरू हो पाया। पीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। इमरान खान के खिलाफ समर्थकों के साथ कानून भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान में बीते 2 हफ्तों से इमरान खान और ताहिर उल कादरी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में हाउसिंग स्कीम लॉन्च होते ही डीडीए की वेबसाइट क्रैश कर गई। दरअसल एक साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वेबसाइट पर क्लिक किया था, जिससे साइट ठप हो गई। वहीं डीडीए की हाउसिंग स्कीम लॉन्च होते ही फॉर्म लेने के लिए लोगों का तांता लग गया। दिल्ली में पहली बार कच्चा बनियान गैंग के सदस्यों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके सैनिक फार्म में एक फार्म हाउस के बाहर इन्हें घूमते हुए देखा गया। इन बदमाशों ने अपने चेहरे पर एक खास तरह का केमिकल भी लगा रखा था, जिसकी वजह से इनका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। ये गिरोह किसी वारदात की फिराक में था। हालांकि फार्म हाउस के कुत्तों के चलते इन्हें भागना पड़ा। हरिद्वार के थाना लक्सर के गांव खड़ंजा कुतुबपुर में एक घर में महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक शख्स महिला के घर में दिन दहाड़े घुस आया, उसे रिवॉल्वर और उसरा दिखाकर कुर्सी से बांध दिया। महिला का कुर्सी से बांधकर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स घर से नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गया। सीसीटीवी तस्वीर सामने आने के बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। गुड़गांव में शनिवार को एटीएम के गार्ड की हत्या करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपी रवि को पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी में दर्ज तस्वीर के आधार पर गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि शनिवार को गुड़गांव में एटीएम लूटने आए 2 बदमाशों ने एटीएम के गार्डों पर धारदार हथियार से हमला किया था। दिल्ली के शादरा इलाके में सोमवार को स्वामी दयानंद अस्पताल में बम की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पूरा अस्पताल परिसर खाली कराया गया। बम स्क्वाड ने 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बम की कॉल को फर्जी करार दिया। दिल्ली पुलिस ने हत्या, डकैती, स्नैचिंग और सेंधमारी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। शमसुद्दीन नाम के इस बदमाश में अलग अलग थानों में लगभग 60 मामले दर्ज है। पुलिस ने इसे वांटेड घोषित किया था। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मानसिक रूप से बीमार एक लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप के आरोप में एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। सपा नेता शौकत अंसारी स्कूटर से जा रहा था, तभी एक पुलिसकर्मी ने उनसे गाड़ी के कागजात मांगे। इसी बात पर नेताजी बिगड़ गए। मौके पर हंगामा करने के बाद पहुंच गए पुलिसकर्मी, जिनकी शिकायत को लेकर एसपी सिटी के पास वो पहुंचे। गाजियाबाद में एक स्कूल के म्यूजिक टीचर पर शराब के नशे में 4th क्लास की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छात्राओं के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपहरण के बाद एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित के परिवार वाले से बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। दरअसल आरोपियों में से एक ने कुछ दिन पहले अपनी बहन के अपहरण और उससे रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में पीड़ित और उसके भाई का नाम भी दर्ज कराया गया था। पुलिस ने गैंगरेप मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बदायूं गैंगरेप मामले में अदालत ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को जमानत दे दी है। कांस्टेबल सर्वेश यादव और छत्रपाल गंगवार उन 5 आरोपियों में शामिल थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी के कुशीनगर में पुलिस पर एक बुजुर्ग को पीटने का आरोप लगा है। आरोपी की जमीन विवाद में पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस ने पहले तो पीड़ित पर समझौते का दबाव बनाया। पीड़ित के इनकार के बाद उसे बुरी तरह से पीटा गया।
यूपी के आगरा में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ महिलाओं की धक्का मुक्की हुई। एक विवाद में कार्रवाई के तहत पुलिस आरोपी को उसके घर पकड़ने के लिए गई थी। आरोपी के घर वाले पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। मथुरा में एक शख्स की हत्या कर उसकी लाश को जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। लखनऊ में क्लिनिक असिस्टेंट की डेंटल कॉलेज की छत से गिरने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छत से गिरने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। युवक छत से खुद गिरा या उसे मारकर फेंका गया, इसकी जांच जारी है। नोएडा के सेक्टर 94 में एक प्राइवेट बिल्डर की साइट पर 2 लड़कों की शव मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के हमीरपुर जिले में हुए अलग अलग हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मोदहा कोटवाले में 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे हादसे में तेज रफ्तार ट्रक के नीचे सवारी ऑटो जा रहा था और 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हो गए। यूपी के अलीगढ़ में एक बोरे से सैकड़ों की संख्या में आधार कार्ड लावारिस की स्थिति में मिले। आधार कार्ड यहां कैसे पहुंचे, कौन इन्हें लेकर आया, इस बात की जांच जारी है। गाजियाबाद में गर्ल्स स्कूल से पुलिस ने 3 लंगूरों को आजाद कराया। किसी ने वन विभाग से शिकायत की थी कि इन लंगूरों पर जुल्म ढाया जा रहा है। स्कूल प्रशासन का तर्क है कि बंदियों के आतंक से स्कूल को आजाद कराने के लिए इन लंगूरों को यहां रखा गया था। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर अवैध पार्किंग से निपटने और तुरंत चालान काटने के लिए पुलिस ने खास तैयारी की है। स्टेशन एरिया में आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे से अवैध पार्किंग का पता चलने के बाद ऑन स्पॉट चालान काटा जाएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि किन कोल ब्लॉक को रद्द किया जाए और किन का आवंटन रद्द नहीं किया जाए। 9 सितंबर तक केंद्र को यह भी बताना है कि किन कोल ब्लॉक कंपनियों पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाए। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन 46 कोल ब्लॉक में काम चल रहा है उसे रद्द नहीं किया जाए। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाकी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 से अब तक हुए 218 कोल ब्लॉक आवंटन को अवैध ठहराया था। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को कोल ब्लॉक के हुए आवंटन को लेकर दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सीबीआई से जानना चाहा कि बिरला को आवंटन के वक्त नियमों का पालन किया गया या नहीं। दरअसल सीबीआई ने कुमार मंगलम बिरला और उनकी कंपनी हिंडाल्को को लेकर क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई से पूछ लिया कि पहले बताया जाए कि बिरला को कोल ब्लॉक नियम के तहत ये मिला या नहीं। मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस केस में महाराष्ट्र सरकार को पार्टी बनाने की मांग को खारिज कर दिया। कैंपाकोला सोसाइटी से अवैध फ्लैट हटाने को सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। अर्जी में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार या तो बोस के जिंदा होने के सबूत दे या फिर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने कल हुई सुनवाई में एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाए जाने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि जांच पूरी होने तक वो पद नहीं संभाल सकते। कथित रिश्वतखोरी मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। वीरभद्र ने इस पर जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त मांगा। अगली सुनवाई 9 सितंबर को है। टाटा ट्रक घोटाले में घूस की पेशकश करने के आरोपी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। तेजिंदर सिंह को कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 821 साल बाद सोमवार से एक बार फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। पहले दिन की कक्षाएं पर्यटन विभाग के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई। लव जिहाद के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को रांची कोर्ट ने फिर से 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रांची पुलिस ने फिर रंजीत की रिमांड मांगी थी, जिसे सीजीएम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। पेशी के दौरान रंजीत उर्फ रकीबुल ने मीडिया को धमकाने की भी कोशिश की। 36 सिम कार्ड को लेकर पूछे गए सवाल पर रंजीत ने कहा कि वो 36 रखे या 72 सिम कार्ड उनके पैसे के हैं, उन्हें क्या मतलब। रंजीत उर्फ रकीबुल ने अपनी पत्नी तारा शाहदेव पर भी निशाना साधा। कहा पत्नी निशानेबाज है, इसलिए घर में AK-47 देखे होंगे। लव जिहाद की कथित शिकार राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव की मदद बीजेपी करेगी। बीजेपी ने तारा को 2016 ओलंपिक खेलों के लिए तैयार करने का फैसला किया है। पार्टी ने तारा को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही तारा शाहदेव की कोचिंग का पूरा खर्च उठाने की भी बात कही। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर एक विशेष धर्म समुदाय को लेकर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। कल्बे जवाद के मुताबिक कानून तोड़ने वाले को किसी भी धर्म से जोड़कर देखना गलत है।
एमपी के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो छात्रों ने विरोध किया। एबीवीपी के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बोकारो में नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात झुमरा पहाड़ी पर सीआरपीएफ और बोकारो पुलिस ने माओवादियों के एक बंकर को ध्वस्त कर दिया। सीआरपीएफ ने माओवादियों की एक मिनी गन फैक्ट्री और बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। केदारनाथ धाम में 16 जून 2013 को आई तबाही के बाद उत्तराखंड सरकार ने अब मंदिर के आसपास फिर से आबादी बसाने का फैसला किया है।